नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर हम सभी की नजर रहती है। साथ ही अपने संवाददाताओं से चर्चा भी करते हैं उन खबरों से जुड़ी हुई चीजों को लेकर। और आज जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, उनका भी करेंगे रुख। लेकिन इसी बीच किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं, सबसे पहले उनका रुख करते हैं। और देश हित में कोई भी काम हो और गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो भी जरूरत काम है उससे हम पीछे नहीं हट रहे हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक कारण से विरोध कर रहे हैं। बाकी तर्क मैं सदन में रखूंगा। और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर कोई विरोध करता है तो तर्क पे विरोध करे और एक एक तर्क, एक एक सेक्शन का, एक एक क्लोज का हम जवाब देंगे। क्योंकि जब हम इस तरह का बिल लेके आ रहे हैं, बहुत सोच समझ करके, बहुत तैयारी का साथ हम आए हैं। और सदियों तक लोग याद रखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में एक ऐसा बिल लाया है जिसने गरीब जनता का, विशेष करके मुसलमानों में, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। और साथ साथ जो वक्फ बोर्ड ने कई सदियों तक, कई सालों तक जो मिसयूज किया है, अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और गरीबों का जायदाद लूटा है, उसमें भी रोकने का काम हम कर रहे हैं। देश हित में है। और हम पुनः सब पॉलिटिकल पार्टी को अपील करते हैं कि देश हित में सब बिल को सपोर्ट करना चाहिए। अगर विरोध करते हैं तो तर्क रख के विरोध करें, ऐसे झूठे बातें करके विरोध ना करें। Certain organizations, certain political parties are still resorting to fear mongering. All India Muslim Personal Law Board would be addressing a press conference. Yes, I am aware of that. Some of the leaders, including some of the religious leaders, are also misguiding the innocent Muslims. Misguidance leads to nowhere. It will be exposed because a year back, same campaign was launched. When the CAA bill was introduced, the same people said that the CAA is to snatch the citizenship status of the Muslims. But it's been now a year. Nothing such has happened. आपने देखा होगा CAA के समय में कहा था ना कि CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट जो बिल आए थे, कहा कि ये मुसलमानों का जो उसका पहचान है उस पे अटैक किया जा रहा है। मुसलमानों का जो सिटीजनशिप स्टेटस है, नागरिकता है, वो छीन जाएंगे। इस तरह का उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया था, वो तो एक्सपोज हो गया। सीए लागू हो गया। किसी मुसलमान का कोई नागरिकता छीना है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो अभी भी ऐसे ही होगा। ये बिल पारित होने के बाद जो लोग इसको विरोध कर रहे हैं वो खुद पछताएंगे। दल आपके साथ है? इसमें पूरा देश साथ में है। कुछ लोग ही विरोध कर रहे हैं, देश साथ में है। काफी कांग्रेस के नेता, काफी अपोजिशन पार्टी भी प्राइवेटली तो कहते ही हैं ये बिल तो जरूरत है। ये तो एक पॉलिटिकल स्टैंड, एक वोट बैंक के लिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी मैं तर्क पार्लियामेंट में रखूंगा। तो किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो विरोध हो रहा है वो सिर्फ राजनीतिक कारणों की वजह से हो रहा है। जी हाँ, दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो आज लोकसभा में पेश होना है और इसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। 12 बजे का वो वक्त होगा जब इस बिल को पेश किया जाएगा। तो आज सबसे पहले न्यूज पंच में बात करेंगे इस वक्फ बिल को लेकर ही। और सबसे पहले एक नजर टॉप लाइन पर डाल लेते हैं कि आज न्यूज पंच में किन किन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। सबसे पहले बात होगी वक्फ बदलने का वक्त। जी हां, आज वक्फ को लेकर ये विधेयक पेश होगा और इसको लेकर के कई घंटों की बात कही जा रही है। मतलब 8 घंटे अगर हम देखें तो 8 घंटे का वो समय होगा जब इसको लेकर चर्चा होगी। चर्चा का ये समय दिया गया है। क्या कुछ इसमें प्रावधान है और साथ ही क्यों इसका विरोध हो रहा है, बताएंगे सब कुछ आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां ईरान की तबाही की तैयारी एक तरह से शुरू हो चुकी है और किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के न्यूज पंच का। सबसे पहले बात करेंगे वक्फ को लेकर, क्योंकि आज का दिन संसद के लिहाज से काफी अहम रहेगा। हर किसी की नजर रहेगी लोकसभा के आज के सत्र पर, क्योंकि आज संसद की लोकसभा में पेश किया जाएगा वक्फ संशोधित बिल, जिसका विरोध विपक्ष लगातार कर रहा है।
विपक्षी दलों का मानना है कि ये विधेयक वक्फ संपत्तियों पर सरकारी दखल को बढ़ावा देगा और इससे धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों पर भी असर पड़ सकता है। तो वहीं सरकार इसे पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बता रही है। आज 12 बजे इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिस पर 8 घंटे चर्चा होगी और चर्चा के बाद होगी वोटिंग। हालांकि बजट सत्र में अब केवल 3 दिन ही बचे हैं और इस बिल को लेकर सभी पार्टियों ने अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब लोकसभा में और राज्यसभा में नंबर गेम क्या है, कौन कितने बहुमत में है, वो विस्तार से आपको बताते हैं। जहां अगर नंबर गेम की बात की जाए तो संसद के नंबर गेम में खासतौर पर लोकसभा की अगर हम बात करें, जहां पर आज इस बिल को पेश हो रहा है, तो 542 कुल सदस्य हैं, जिसमें से 272 बहुमत के लिए जरूरी है और उसके बाद में बहुमत, और ये तो बात रही कुल सदस्य की, लेकिन 293 सांसद जो है वो एनडीए के हैं। विपक्ष के पास 235 सांसद हैं और इसके साथ ही 17 सांसद जो हैं वो अन्य दल के हैं। तो ऐसे में यानी कि अगर हम लोकसभा की बात करें तो बहुमत का जो आंकड़ा है वो इस वक्त एनडीए के पास में है, यानी कि इस बिल को पास करने में कोई ज्यादा मुश्किलें आज नहीं होने वाली। लेकिन हालांकि चर्चा के लिए 8 घंटे का समय जरूर दिया गया है। लोकसभा में 8 घंटे चर्चा होगी और जैसा कि किरण रिजिजू ने भी कहा कि हम विपक्ष के द्वारा उठाए गए हर एक तर्क का जवाब देंगे, जो भी सवाल होगा उसका जवाब दिया जाएगा आज और सारी बातें वहां पर रखी जाएंगी बिंदुवार। इसके साथ ही ये तो बात रही लोकसभा की। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा की भी बात कर लेते हैं। राज्यसभा की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लोकसभा में एनडीए का नंबर गेम किस तरीके से है। 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में है, टीडीपी के पास में आपको बता दें, और साथ ही आरएलडी के पास 2 सीटें हैं, अपना दल सोनेलाल के पास 1 सीट है, एचएमएस के पास में सीटें हैं और साथ ही टीडीपी के पास 16 सीटें हैं, जेडीयू के पास में 12 सीटें हैं, शिवसेना शिंदे गुट की जो है 7 सीटें हैं, जेडीएस के पास 2 सीटें हैं और जीएसपी के पास भी 2 सीटें हैं। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 293 सांसद इस वक्त जेडीयू के माफ कीजिएगा एनडीए के हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बहुमत का आंकड़ा है वो बहुत आसानी से लोकसभा के अंदर है। लेकिन साथ ही अगर राज्यसभा के नंबर गेम पर अगर हम नजर डालें तो उसमें भी कोई ज्यादा मुश्किलें एनडीए को नहीं होंगी राज्यसभा में, क्योंकि कुल सदस्य 236 है और बहुमत के लिए मात्र 119 चाहिए, जिसमें से एनडीए के पास में 121 का जो ये आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा जिसे भी हम कह सकते हैं, वो उसके पास में है। साथ ही विपक्ष के पास 85 सांसद है और अन्य के पास में 30 सांसद, यानी कि चर्चा होगी राज्यसभा में और चर्चा के बाद वोटिंग में भी बहुमत का आंकड़ा जो है वो एनडीए के पास में है, यानी कि पास कराने में बहुत ज्यादा मुश्किलें होने वाली नहीं है। संभावनाएं है कि आसानी से पारित हो जाएगा। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल इस बिल को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। इस बिल का विरोध लगातार किया जा रहा है और ऐसे में आखिर किन किन बातों को लेकर विरोध हो रहा है और इस बिल से क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल संपत्ति दान करने के लिए 5 साल का इस्लाम जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को दान कर रहा है तो उसके पास में 5 साल का उसके पास इस्लाम जरूरी है, 5 साल का वो इस्लाम में हो। इसके साथ ही अपने नाम की रजिस्टर्ड जमीन ही आप दान कर सकते हैं, ये भी इसमें प्रावधान रखा गया, यानी कि अगर कोई जमीन आपके नाम पर है तो आप सिर्फ उसी जमीन को ही दान कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाएं जिनको अभी तक उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता था वो भी अब जमीन की उत्तराधिकारी होंगी। साथ ही जमीन का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जो भी जमीन है उसको किसने दिया, कब दिया, वो जमीन किसकी थी, इससे के रखरखाव में कितना पैसा जा रहा है, इससे कमाई कितनी है, तमाम चीजें पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। सरकारी संपत्ति पर भी वक्फ का अधिकार नहीं होगा। इसके साथ ही अगर किसी भी सरकारी संपत्ति पर वक्फ अपना दावा करता है तो उसकी जांच जिला कलेक्टर की तरफ से की जाएगी, उस जिला कलेक्टर के पास में ये अधिकार है। इसके अलावा बोर्ड की अगर हम बात करें तो बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम और 2 मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल करने का प्रावधान इस बिल में रखा गया है इस बदलाव में। और साथ ही शिया सुन्नी के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड, यानी कि जो मुस्लिम अलग अलग समुदाय हैं, दोनों समुदायों के लिए अलग अलग बोर्ड की बात कही गई। बोर्ड के फैसले के खिलाफ 90 दिन में आप अपील कर सकते हैं। हालांकि ये प्रावधान पहले नहीं था, बोर्ड का फैसला ही आखिरी फैसला माना जाता था, लेकिन अब इसको बदला जाएगा। खातों के ऑडिट का जो अधिकार है वो सरकार के भी पास में भी होगा, यानी कि वक्फ बोर्ड के जो खाते हैं उनका सरकार जो है वो ऑडिट करा सकती है। वक्फ को सरकार को सारी जानकारी जो है वो देनी होगी। अगर सरकार वक्फ से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी की मांग करती है तो वक्फ को वो जानकारी सरकार को प्रोवाइड करानी पड़ेगी, सरकार को देनी ही पड़ेगी। ये बात इस बिल में कही गई है। तो ये तमाम वो बड़े बदलाव हैं जिनका सीधे तौर पर हम देखें तो विरोध इस वक्त किया जा रहा है। इसके साथ ही वक्फ बिल को लेकर कौन अपना कौन पर है वो भी आपको बता दें। जगदम्बिका पाल की तरफ से
कहा गया है कि वक्फ बिल पर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है इस वक्त विपक्ष की तरफ से, और ये तमाम सवाल इस वक्त विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जगदम्बिका पाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये बात कही, और साथ ही अखिलेश यादव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं और इस बिल को लेकर विरोध उन्होंने जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए है, ये बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई। असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं और तमाम चीजें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये वक्फ बिल असंवैधानिक है। असंवैधानिक इस बिल को बताया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से और लगातार इस बिल का विरोध वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की सांसद हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत सारे देश के मुद्दे ऐसे हैं जिससे ध्यान भटकाने के लिए ये एजेंडा लाया जा रहा है। ये बात इस वक्त कही गई है प्रियंका की तरफ से। इसके अलावा अगर हम देखें तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं अलग अलग दलों की तरफ से सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सदन में कोई बिल संविधान के विरोध में नहीं आता है। ये बात उनकी तरफ से कही गई है और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि कोई भी बिल जो है वो संविधान के विरोध में नहीं है। रंजीत रंजन है, कांग्रेस की सांसद है, उनकी तरफ से भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बिल को चर्चा का हिस्सा बनने दीजिए, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। हालांकि आपको बता दें कि 8 घंटे का समय है जब इस पर चर्चा होगी आज संसद में, और उस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही मोहसिन रजा और अवधेश प्रसाद ने इस बिल को लेकर के क्या कुछ कहा, एक बार वो आपको सुनाते हैं। आज तमाम उन मुसलमानों के लिए, उन मुस्लिम परिवारों के लिए जिन्हें बहुत दिनों से उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ही कोई हमारे लिए कल्याण का काम कर सकती है, जिस तरह से हमारी ट्रिपल तलाक की बहनों को ट्रिपल तलाक से आज़ादी देने का काम किया, इसी तरह से ये वक्फ अधिनियम 2024 ये हमारे तमाम दबे कुचले पिछड़े मुस्लिम भाई बहनों के लिए, उनके कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी खबर, और यूं कहना चाहिए कि आदरणीय मोदी जी की तरफ से ये सबसे बड़ी ईदी होगी। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वक्फ की, इसको इसकी पर भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस की और सरकार की नज़र ठीक नहीं है, इरादा ठीक नहीं है, इसको हथियाना चाहते हैं। हम समाजवादी पार्टी के लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का स्टैंड इस बिल के खिलाफ स्टैंड क्लियर है। तो सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो हमने आपको सुनाया, लेकिन इसके साथ ही यासूफ अब्बास जो कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, साथ ही जावेद अली खान जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है वक्फ को लेकर, वो आपको एक बार सुनाते हैं, फिर करेंगे इस पर चर्चा। जहाँ तक के बिल के विरोध की बात है, जो राजनीतिक दल कर रहे हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से जो विप जारी करके रोटियां सेकने की बात कर रहे हैं। और मैं बाकायदा ये बात कहता हूँ कि देखिए, सत्ता की पार्टी है, पार्टी का सत्ता में पूरा पूर्ण बहुमत है हाउस के अंदर, लिहाजा जब पूर्ण बहुमत है तो मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर उधम चेकड़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिल पूरी तरीके से पास हो जाए। हमें उम्मीद है कि जो दल आज भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में जाने जाते हैं और वो अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखने के लिए भी काफ़ी चिंतित रहते हैं, जैसे तेलुगु देशम पार्टी, एलजेपी या जेडीयू, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस संवेदनशील मामले पर, इस गैर कानूनी मामले पर, तरीके पर वो सरकार का साथ नहीं देंगे। और इसके साथ ही एक ग्राफिक्स पर और नजर डाल लेते हैं, जहां आपको बता दें कि आखिर इस बिल को कब लाया गया और क्या कुछ इसकी पूरी टाइमलाइन रही, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल पिछले साल यानी कि 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में इस बिल को लाया गया था सबसे पहले, और उस दौरान भी काफी हंगामा देखने को मिला था। लेकिन फिर अगले ही दिन यानी कि 9 अगस्त को जेपीसी का गठन इस बिल को लेकर किया गया, ताकि इसमें अच्छे से चर्चा हो सके, पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी राय रख सके। सितंबर से लेकर दिसंबर 2024 तक लिखित सुझाव मिले और साथ ही ईमेल के जरिए भी कई सारे सुझाव आम जनता ने भी दिए। 27 जनवरी को जेपीसी की रिपोर्ट तैयार हुई, पूरा कई पन्नों की ये रिपोर्ट रही, जिसके बाद
बाद में 29 जनवरी को जेपीसी की इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है। जो जेपीसी की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई उसको मंजूरी मिली और 27 फरवरी को कैबिनेट की तरफ से इसकी मंजूरी दे दी गई है। और इस मंजूरी के बाद में अब आज यानी कि 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में इसको पेश किया जाएगा। तो ये थी पूरी टाइमलाइन, कब इसको लाया गया और क्या कुछ पूरा टाइमलाइन रही है। इसके साथ ही हमारे साथ में चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, साथ ही संविधान विशेषज्ञ डी.के. दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं और विनाया भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शैलेंद्र, आपके पास में आना चाहेंगे। आज 12 बजे का वो वक्त रहेगा जब इस बिल को पेश किया जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं हंगामे के आसार आज सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं लोकसभा के अंदर। सहयोगी दल हैं कांग्रेस पार्टी के या फिर इस बिल के विरोध में खड़े हैं, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हम जानते हैं वो भी विरोध कर रही है। इस तरह से तमाम वो दल, टीएमसी वो विरोध कर रही है। तो जब लोकसभा में ये बिल रखा जाएगा जिसमें हम देखते हैं कि 12 बजे के बाद किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री इस बिल को सदन के पटल पर रखेंगे। चर्चा के लिए 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, 5 घंटे एनडीए को मिला है, बाकी 3 घंटे विपक्षी दलों को। तो चर्चा होगी, लेकिन इस बीच विरोध हो सकता है, इसके संकेत मिले हैं और हो सकता है कि हंगामा भी हो, चूंकि जिस तरह से कल से हम देख रहे हैं कि विपक्षी दलों ने अपना रुख इस पर विरोध को लेकर बनाया हुआ है। इसमें अब सवाल ये उठता है कि आप बिल के किन प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। अब सत्ता पक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि क्या आप नहीं चाहते कि वक्फ की जमीनों के प्रबंधन में ज्यादा पारदर्शिता हो, उन जमीनों के आय का इस्तेमाल सही तरीके से गरीब मुसलमानों के हित में हो, या फिर जो अनावश्यक विवाद होते हैं, एक तरफा दावे जो होते हैं, केवल दावे के आधार पर वक्फ की जमीन बताने का एक जो विवाद चलता है वो खत्म क्यों ना हो। तो सवाल यह है कि सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति या फिर बरगलाने के लिए मुसलमानों को क्या ये विरोध विपक्षी दल कर रहे हैं। बीजेपी ये सवाल पूछ रही है और इसीलिए बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि बांटने की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती रही है और ये कांग्रेस पार्टी की उसी सोच को दर्शाता है। 2013 में जो उन्होंने संशोधन किया था तब उन्हें याद नहीं आया था कि इस तरह के संशोधन से विवादों की बाढ़ आ जाएगी, जहां ट्रिब्यूनल को इतने अधिकार है उसके बाद उससे अपील करने का अधिकार निचले स्तर पर कहीं नहीं दिया गया है, एक तरफा उसमें जो सदस्य हैं वो बायस्ड रहेंगे। तो इन सब का बात को क्यों नहीं ध्यान दिया गया था जब तमाम बदलाव किए गए थे और जिसके विरोध में हम देख रहे हैं कि देश भर में तमाम आंदोलन हुए। बिल्कुल शैलेंद्र, तमाम आंदोलन भी हुए, लेकिन साथ ही अब जो विरोध किया जा रहा है उसमें कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी के साथ विनाया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं तिरुवनंतपुरम से। विनाया, अगर हम देखें तो कई सारी कम्युनिटी कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करती हुई नजर आनी है, इस बिल के सपोर्ट में, समर्थन में नजर आती है, खासतौर पर बिशप समुदाय की अगर हम बात करें तो। केरला का 2 प्रमुख ईसाई संगठन है, सीबीसीआई और केसीबीसी जी, दोनों ने केरला का 20 संसद है, 20 संसदों को अपील किया कि आप लोगों को इसके पक्ष में, ये संशोधन के पक्ष में मतदान देना है और इस बिल को कानून बना के जितना ही समस्या केरला में अभी चल रहे हैं उसको समाधान करना है। मगर अभी क्या हुआ है कि कांग्रेस लोग है, कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक है ये ईसाई, मगर कांग्रेस ने ये पक्ष किया है कि वो लोग इसको विरोध करेंगे और सीपीएम है वो अभी केरला में रूलिंग में है, वो लोग भी बोला है कि वो इनको विरोध करेंगे। और ये जो सीबीसीआई और केसीबीसी ये दोनों ये ईसाई संगठन ये भी बोला है कि अगर आप लोग हमारा बात नहीं माने तो नवंबर में यहाँ पंचायत इलेक्शन है और अगले साल असेंबली इलेक्शन में जी, ये दोनों इलेक्शन में, ये चुनाव में आप लोगों का इसका असर असली से मिल जाएगा। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन इसके साथ ही जो कुछ राजनीतिक दल हैं, खासतौर पर विपक्षी राजनीतिक दल, वो इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पास में विनाया वापस आएंगे, लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ में संविधान विशेषज्ञ डी.के. दुबे भी लगातार जुड़े हुए हैं। दुबे जी, अगर हम देखें तो विरोध कई चीजों को लेकर हो रहा है, असंवैधानिक इस बिल को बताया जा रहा है। हालांकि इससे पहले अगर हम देखें तो सीए जब लाया गया था तो उसका भी विरोध किया गया था, ट्रिपल तलाक का विरोध किया गया था, कई चीजों को लेकर। और अभी कुछ देर पहले किरण रिजिजू ने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो बाद में पछताएंगे, ये बात किरण रिजिजू ने कही। देखिए, मजे की बात तो ये है कि संवैधानिक है कि नहीं है ये कौन तय करेगा, ये तो कोर्ट तय करेगा। आपके पास एक ऑप्शन है कोर्ट जाने का, जैसे ही बिल पास होता है आप कोर्ट के सामने जाकर ये कह सकते हैं संवैधानिक है कि असंवैधानिक, लीगल एक्सपर्ट उस पर बात करेंगे।
जिसको संविधान का अनुच्छेद मालूम नहीं है, वो अगर ये कहेगा कि भाई ये असंवैधानिक है, तो मुझे लगता है कि ये विरोध करने के नाम से विरोध है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। दूसरी बात जो आती है कि तर्क आपको क्लॉज बाय क्लॉज ये बताना चाहिए, क्योंकि कानून का मामला है और आप माननीय सांसद हैं जो देश के कानून बनाते हैं और देश को चलाते हैं। इस बिल को या किसी बिल को सरकार का बिल नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि बिल प्रेजेंट हुआ और संसद तय करेगी कि इस पर क्या रुख होगा। तो संसद में तो सभी आते हैं, सरकार भी आती है, विपक्ष भी आते हैं, जो भी हैं वो आते हैं और वहां पर अपनी बात तर्कपूर्वक रख सकते हैं। मुझे लगता है कि संसद का प्रयोग बहस के लिए होना चाहिए, ना कि देश को भड़काने के लिए। बाहर खड़े होकर अगर देश को भड़काएंगे, क्योंकि सारे लोग ये बात नहीं समझते कि वाकई में इसके प्रभाव क्या होंगे। आवश्यक नहीं है कि सारी आबादी इस बात से कन्विंस हो जाए, लेकिन आपके स्टेटमेंट से आबादी आगे बढ़ जाती है सोचकर कि हमारा नेता सही बता रहा होगा, जिससे अफरा तफरी देश में फैलती है। असंवैधानिक की बात जब कही जाती है कि असंवैधानिक, और कहा खास तौर से जा रहा आर्टिकल 25-26 के माध्यम से, तो ये दोनों ही प्रावधान ये कहते हैं कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ लॉ एंड एनफोर्समेंट इन इंडिया। भारत में जो कानून है, कानूनों के तहत आपको स्वतंत्रता है, कानून से परे स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए कानून ही अगर ये कह देंगे कि संविधान ये कहता है कि हमारे राइट छीने जा रहे हैं और कानून बता रहा है, तो कैसा असंवैधानिक है, ये भी बड़े भारी प्रश्न है। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर कई सारे बिंदुओं को लेकर ये बात कही जा रही है और जिस तरीके से एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो भ्रम फैलाने की कोशिश लोगों के बीच में कर रहा है। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर रुक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर का। गुड गर्ल। आगे सैलरी नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाती हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब रुक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबर का, जहां आपको बता दें कि अरब में महायुद्ध के सायरन बज रहे हैं। यहां किसी भी वक्त अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हो सकती है। जी हां, अमेरिका के करीब 50,000 सैनिक ईरान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के एक इशारा मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिका मध्य पूर्व में तैनात अपने विमान वाहक पोतों की संख्या को बढ़ाकर 2 कर रहा है, जिसमें से एक को वो वहां पर रखा जाएगा और दूसरे को इंडो पैसिफिक में भेजा जाएगा। कुल मिलाकर अरब में युद्ध किसी भी समय शुरू हो सकता है। हालांकि ईरान भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दे रहा है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स की एक हाई लेवल कमांडर ने हाल ही में चेतावनी दी है कि ईरानी क्षेत्र में अमेरिकी फोर्सेस कांच के घर में बैठे हैं और उन्हें दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। यानी कि अमेरिकी सेना ईरान के क्षेत्र में एक खुला टारगेट है और उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो उनके निशाने पर है। ये बात कही गई। करेंगे चर्चा मिडिल ईस्ट के ताज़ा हालातों पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर क्या अब ईरान भी तबाह हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी वक्त जंग जो है वो शुरू हो सकती है। तो क्या अब ईरान तबाह होगा? अमेरिकी ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत जो है वो इस वक्त बढ़ा दी है। हालांकि अमेरिका की तरफ से हवाई हमलों की बात करें या फिर सैन्य टीमों की तरफ से बात करें, अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने सैन्य क्षमता जो है वहां पर वो बढ़ा दी है। चारों तरफ से ईरान को इस वक्त घेरा हुआ है और ज्यादा लड़ाकू विमान भी वहां पर तैनात कर दिए गए हैं हवाई हमलों के लिए, सीधे तौर पर अगर हम देखें। इसके साथ ही सिर्फ अभी तैनाती हुई है, ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच में ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और अपनी सैन्य क्षमता जो है उसे भी बढ़ा दिया गया है, वहां पर तैनात कर दिया गया है और इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व को बनाए रखना भी मकसद है। इसके जरिए कहीं ना कहीं जो सेना की तैनाती की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि पेंटागन ने विमानों की संख्या के बारे में फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन अभी तक जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि वहां पर इस वक्त काफी संख्या में बढ़ाए गए हैं विमान। कौन से विमान कहां भेजे गए हैं इसका भी फिलहाल अभी तक कोई जवाब वहां की तरफ से नहीं दिया गया। हालांकि रिपोर्ट्स जरूर ये कह रही है कि सप्ताह भर में
6B-2 विमानों को तैनात किया गया है मात्र एक हफ्ते के अंदर। अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य अड्डे पर भी बम वर्षक विमान जो है उन्हें भेजा गया है, यानी कि किसी भी वक्त वहां पर उन्हें बुलाया जा सकता है। इसके साथ ही B-2 बॉम्बर जो है वो भी तैयार रखे गए हैं जंग में लड़ने के लिए। B-2 में स्टील्थ तकनीक है, सबसे भारी बम है और परमाणु हथियार ले जाने में भी ये सक्षम है और इसे भी वहां पर पूरी तरह से तैनात और तैयार कर दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है, यूएस का सबसे शक्तिशाली बम इसे कहा जाता है, जो कि 30,000 पाउंड वजन का है GBU-57 और इससे कहीं ना कहीं ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर इस्तेमाल इसका किया जा सकता है। तो जिस तरीके से फिलहाल ये तैनाती की गई है, उस तैनाती के बाद में ये जरूर नजर आता है कि ये जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, जंग के आसार साफ तौर पर इस वक्त नजर आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका की तरफ से पूरी सैन्य क्षमता की तैनाती वहां पर कर दी गई है। देखिए, निश्चित तौर पे अमेरिका को लगातार इस बात का अंदेशा रहा है कि जो हुती जो भी कर रहे हैं ईरान के सपोर्ट के कारण कर रहे हैं और यहाँ तक कि हमास को भी ईरान का सपोर्ट है, यह अमेरिका का मानना है। और उसके अलावा ईरान के साथ अमेरिका के पुराने जो डीन्यूक्लियराइजेशन का जो प्रोग्राम है उस पर अमेरिका का लगातार सख्त रुख बना रहा है। ईरान की तरफ से जो भी रिस्पॉन्स आए हैं वो रिस्पॉन्स अमेरिका को लगता है कि वो पॉजिटिव नहीं है। पिछले दिनों रूस से भी बात जब हुई थी रियाद में अमेरिकी प्रतिनिधियों की, तो उस समय भी ईरान के डीन्यूक्लियराइजेशन की बात हुई थी। ओमान ने भी मध्यस्थता करने का वादा किया था, लेकिन वो भी बात कहीं नहीं बनी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रमुख जो है खामनेई, उनको कहा था कि डायरेक्ट टॉक के लिए आ गया है, लेकिन डायरेक्ट टॉक के लिए वो तैयार नहीं थे। तो ये सारी स्थितियां जो है वो इस ओर ले जा रही है कि बड़ा टकराव होने वाला है। उधर हमास और इजराइल के बीच में जो हो रहा था कि सारे जो हॉस्टेज हैं उनको छोड़ दिए जाएंगे, वो भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में जो है अगर हम देखें तो फिलहाल ताजा हालातों की अगर हम बात करें तो जंग के आसार नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रही क्योंकि मिडिल ईस्ट के हालात जो है वो भी फिलहाल सामान्य तो नजर नहीं आ रहे हैं। सैन्य ताकतों को तैनात कर दिया गया है ईरान की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी। हालांकि इस पर नजर लगातार बनी रहेगी। इसके साथ ही वक्फ बिल पर भी नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।